अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। और आज हम पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी को, ये होता क्या है, इसमें क्या ये थर्मल कंडक्टिविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। थर्मल कंडक्टिविटी इट इज़ अ मेजर ऑफ अ मटीरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। सबसे पहले तो समझनी पड़ेगा इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की हमारे पास डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन को समझाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी मटेरियल है वो कितना हीट को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। कोई भी मटेरियल, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मटेरियल है, आप ही कहेंगे बार बार मार्कर यूज़ कर रहे होते हैं, तो टीचर्स के पास ज़्यादातर मार्कर ही होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए ये अगर हमारे पास मटेरियल है, कोई भी मेटल है, सही है, अब इसकी कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, फॉर एग्जांपल इसको एक जगह से हम हीटअप करने लग जाते हैं, इस साइड से हम हीटअप करते हैं, तो ये कितने तेज़ी से, कितने जल्दी से, कितने अच्छे तरीके से हीट को कंडक्ट कर सकता है एक एंड से दूसरे एंड तक, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। वो हमारे पास क्या कहलाता है? थर्मल कंडक्टिविटी। इसको ज़्यादातर शो किया जाता है के से या लैम्डा से, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है लैम्डा। ठीक है, कुछ लोग लैम्डा को यूँ लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं कुछ इस तरह। ठीक है, तो लैम्डा हमारे पास डिफरेंट नोटेशन के साथ आता है, तो लैम्डा से इसको शो किया जाता है। अब इसकी एक फिगर मैंने एक छोटी सी बनाई है, और उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि थर्मल कंडक्टिविटी या हीट फ्लो, जो हमारे पास किसी भी चीज़ में हीट का फ्लो है, वो किस तरह पॉसिबल है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टिंग सॉलिड है, वो सॉलिड किसी भी किस्म का हो सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि उसमें से हीट को कंडक्ट होना ज़रूरी है। और अगर हम कंसिडर कर लें कि ये एक मेटल सॉलिड है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ये एल्यूमिनियम का या कॉपर का सॉलिड है, तो ये सबसे बेहतर रह जाएगा। अगर मैं देखूँ कि कंडक्टिंग सॉलिड है और इसकी दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंस है, कैसे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है इसकी राइट साइड पे वो है T1, और इसको हम कह देते हैं कि जी ये कोल्ड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। कौन सा है जी? कोल्ड इन्वायरमेंट, यानी कि इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो सॉरी, तो यहाँ पर एक तरफ इसका जो कंडक्टिंग मटेरियल है, एक तरफ इसका टेम्परेचर कम है और दूसरी तरफ इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ इधर हॉट इन्वायरमेंट है और इधर कोल्ड इन्वायरमेंट है। यानी कि T2 क्या होगा? ग्रेटर देन होगा किससे? T1 से। एक चीज़ तो ये हो गई। T2 क्या है? टेम्परेचर 2 जो है, एक साइड से जो इस पर टेम्परेचर है वो T1 की तरफ क्या है, और T1 से क्या है? ज़्यादा है। पहली प्रडिक्शन या पहला पॉइंट हो गया इसका। अब हीट का फ्लो जो होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है? हॉट एंड से कोल्ड पार्ट की तरफ, या हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ। एक गर्म हिस्सा है किसी भी चीज़ का, वहाँ से अगर हीट को कंडक्ट होना है तो लास्ट उस पर लाजिम है कि वो हॉट से हमेशा किसकी तरफ जाएगी? कोल्ड पार्ट की तरफ। और इसी पॉइंट को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये कौन सा हमारे पास पॉइंट है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि ये तमाम का तमाम चैप्टर ट्रांसफर ऑफ हीट एक फिजिक्स के एक ही टॉपिक में इंक्लूड हो रहे होते हैं, या एक ही सब्जेक्ट में इंक्लूड हो रहे होते हैं, दैट इज थर्मोडायनामिक्स, विच इज़ द स्टडी ऑफ हीट। सही है, तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस, या हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट इन्वायरमेंट टू अ कोल्ड इन्वायरमेंट। हमेशा ऐसा ही होगा कि हीट हमेशा एक हॉट इन्वायरमेंट से कोल्ड इन्वायरमेंट की तरफ क्या होगी? फ्लो होगी। तो इस पिक्चर में भी जो एरो है ना, तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि हीट का जो फ्लो है वो हमेशा क्या है? T2 से T1 की तरफ होगा, कि T2 से टेम्परेचर कन्वर्ट हो रहा है या T2 से हीट कन्वर्ट हो रही है, किसकी तरफ आ रही है? T1 टेम्परेचर की तरफ आ रही है। और एक्चुअली होगा क्या? इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता, अगर हम इसको कॉन्स्टेंटली हीट नहीं देते, फॉर एग्जांपल इसका एक खास टेम्परेचर T2 था, उसके बाद हमने इससे हीट हटा दिया है, तो उस पर टेम्परेचर क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगा, और T1 का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ने लग जाएगा। और कुछ देर बाद एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर T2 और T1 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और इस सिचुएशन को हम कह देते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, इसमें फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा। तो फ्लो ऑफ हीट होने के लिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी बॉडी में लाजिम होता है। मतलब क्या हो गया कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस है किसी भी एक बॉडी में, इन दोनों हिस्सों के पास, फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, तो इसका यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे T1 है, तो हमेशा
जो फ्लो ऑफ हीट होगा वो किस तरह होगा, T2 से T1 की तरफ। सेम एज इट यहाँ पर मैंने बताया हुआ एक कंडक्टिंग सॉलिड है, T2 से T1 की तरफ क्या होगा, इसका हीट फ्लो होगी। और हीट फ्लो हमेशा क्या होती है, अभी मैंने बताया क्या होता है कि हीट फ्लो हमेशा हॉट इन्वायरमेंट से क्या होता है, कोल्ड इन्वायरमेंट की तरफ। और यही होता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी तक हमने जो बात की है वो थर्मल कंडक्टिविटी और उसकी डेफिनेशन की है, ठीक है। इसको डिनोट किस तरह किया जाता है, और साथ में बता दिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ठीक है। क्लास 9 के लिहाज से ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और समझ भी आएगा। तो सेकंड देखते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब देखें कि ये जो फ्लो ऑफ हीट है, ये वाली फ्लो ऑफ हीट, ये डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। सबसे पहले कि हमारे पास कौन कौन सी वो चीज़ें थी, क्रॉस सेक्शुअल एरिया ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का एरिया कितना है। पहली पॉइंट हो गया कि फ्लो ऑफ हीट किस पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर ये सॉलिड है तो इसका एरिया कितना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं जी कौन सा है, लेंथ ऑफ अ सॉलिड की, इस सॉलिड की लेंथ कितनी है, उस पर भी फ्लो ऑफ हीट डिपेंड कर रही होती है। और थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द सॉलिड, कि अगर एक खास किस्म की लेंथ का या एक खास किस्म की विड्थ का एक सॉलिड है तो उनके दरमियान उन दो इसी एक ही सॉलिड के दोनों हिस्सों या दोनों एंड्स के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। इन 3 पॉइंट्स पे थर्मल कंडक्टिविटी क्या कर रही होती है, थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है। अगर इनको चेंज करें तो थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। अब ज़रा देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास कैसे चेंज होती है, उसको ज़रा हम देखते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा, तो ये बहुत शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप बेशक इसको पेपर में या किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टेस्ट में आप एज इट इज़ लिखें, ठीक है। और साथ साथ डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ मैं समझाता जाऊँगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम, अच्छा एक यहाँ पर पॉइंट अभी मैं बताता चलूँ कि जहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को वैसे भी क्लासरूम में बताता हूँ कि जहाँ पर रेट का जिक्र आ जाए, रेट का लफ्ज़ आ जाए, वहाँ पर लाजिम होता है कि वो चीज़ या वो एक ख़ास किस्म, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ या द रेट ऑफ टाइम, या सॉरी द रेट ऑफ वेलोसिटी, या द रेट ऑफ स्पीड, सॉरी वेलोसिटी नहीं, द रेट ऑफ स्पीड कहते हैं हम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहाँ पर क्या होगी, द रेट ऑफ स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी बन जाती है। यहाँ पर है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q डिवाइडेड बाई T। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हीट को हम शो करते हैं Q से और टाइम को हम शो करते हैं एज यूजल T से। ये डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। इस तरह से इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अभी पहला पॉइंट में जिक्र कर रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सॉलिड पे किस तरह रेट फ्लो ऑफ हीट या हीट फ्लो किस तरह डिपेंड कर रहा होता है। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब साथ साथ मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट रिलेशन में होता क्या है। डायरेक्ट रिलेशन में ये होता है बच्चों कि अगर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही हो तो एज इट इज़ दूसरी चीज़ की वैल्यू उसके साथ साथ क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ है। अगर एरिया हम किसी भी सॉलिड का बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड है, ठीक है, इसके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस भी है, हीट फ्लो भी हो रही है। अगर इस सॉलिड का एरिया मैं बढ़ा दूँ, जिसकी जगह एक बड़ा सॉलिड ले आऊँ, तो उसमें हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो ज़्यादा होगा, बिकॉज उसके अंदर कोई अगर मेटल का जिक्र करें या एल्यूमिनियम या किसी भी कॉपर का जिक्र करें तो उस मेटल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका जो हीट फ्लो होता है वो उस सबसे अच्छा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, बनस्पत किसी इंसुलेटर की या नॉन कंडक्टर की। तो हमने पहला पॉइंट देखा कि एरिया के लिहाज से जितना एरिया बढ़ा दें उतनी ही फ्लो ऑफ हीट बढ़ती जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है द लेंथ ऑफ अ सॉलिड। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने देखनी है, वो ये है कि अगर किसी भी बॉडी की लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल पहले ये लेंथ है, तो इसका फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, और अगर इसको मैं डबल कर दूं तो इसका फ्लो ऑफ हीट क्या होगा। देखें, लेंथ को बढ़ा देने से हमेशा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। मैं फिर से कह देता हूँ कि लेंथ को बढ़ा देने से, अगर लेंथ आप जितनी ज़्यादा कर दोगे उतना ही फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, उसकी भी मैं वजह बताता हूँ कि अगर हमारे पास एक पहली एक लेंथ थी, वो एक रॉड था, कोई भी हम मेटल रॉड कंसीडर कर लेते हैं, वो उसकी लेंथ थी L1 या L या सिंपली L1 कह देता हूँ,
और अगर सेकंड लेंथ नहीं दिया मैंने, यहाँ पर लेंथ दिया है, सॉरी इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देती है, यहाँ पर मैंने अभी लेंथ लिया है और इसकी लेंथ है L2। इसमें भी हीट टेम्परेचर डिफरेंस था, यहाँ पर भी टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन फ्लो ऑफ हीट, अब देखें आप जनरली बताएं कि कौन सी लेंथ का मटेरियल जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। ये वाला ए वाला मटेरियल जल्दी गर्म होगा या बी वाला? ऑब्वियसली ए वाला। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ क्या है, कम है, और लेंथ कम होने की वजह से फ्लो ऑफ हीट एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बड़ी आसानी से पहुंच सकती है। अब अगर देखें कि अगर लेंथ को बढ़ा दे तो उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, हीट फ्लो उतनी ही ज़्यादा कम वक्त में होगी, और ज़्यादा वक्त में होगी। तो जितना ज़्यादा लेंथ को बढ़ा दिया जाए उतनी ही ज़्यादा फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाती है, उतना ही फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखते हैं जी थर्ड पॉइंट की तरफ। 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि अगर मीडिया को बढ़ा ले तो फ्लो हीट या हीट फ्लो क्या हो जाता है, उतना ही बढ़ जाता है। इसका मतलब है ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो सेकंड चीज़ भी एज इट इज़ उसी तरह हमारे पास बढ़ जाएगी। और इसी तरह लेंथ के लिहाज से क्या है कि अगर लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इंडस्ट्री प्रोफेशनल को आपको पता होगा कि हम कैसे लिखते हैं कि 1 डिवाइडेड में समथिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसको 1 डिवाइडेड में लिख देते हैं। इसके लिए मैं सिंपली कह सकता हूँ कि अगर दो चीज़ों का ए और बी का डायरेक्ट रिलेशन है तो उसको हम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और अगर इन्वर्स रिलेशन है ए और बी का तो उसको हम लिखते हैं ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। कि अगर एक चीज़ को बढ़ा दे तो सेकेंड चीज़ क्या हो जाएगी, वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ के थर्मल कंडक्टिविटी का वो तीसरा पॉइंट कौन सा है जिस पे वो डिपेंड कर रही होती है। मैंने अभी बताया था वो पॉइंट है टेम्परेचर डिफरेंस का, कि दोनों एंड्स के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस होता है ज़्यादा तो इसको मिटा देती है, 1 मिनट। तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है अगर ज़्यादा, तो थर्मल कंडक्टिविटी आप मुझे बताएं कि ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर डिफरेंस तीन बॉडी का, यहाँ पर एक बॉडी में, उस बॉडी को मैं ए का नाम दे देता हूँ और इसका टेम्परेचर डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ कि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर है जी 50 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, यानी कि तो दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। और एक और बॉडी लेता हूँ, उसके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं हम कि अगर एक बॉडी है उसका टेम्परेचर डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ कि यहाँ पर है 1000 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर मैं 100 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है कोई भी बॉडी है जिसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में आप कह रहे, सेल्सियस में कह रहे टेम्परेचर डिफरेंस का। ओवरऑल मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ। तो इन दोनों में देखिए कि टेम्परेचर डिफरेंस किसका ज़्यादा है और किसका कम है। लाजमी बात है जो बी की बॉडी मैंने बनाई उसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। तो इसी तरह यहाँ पर जो बी के आगे टेम्परेचर डिफरेंस होता है ज़्यादा, तो हीट फ्लो उतना ही आसानी से हो सकता है, उतना ही तेज़ी से होगा, उतना ही स्पीड अप होगा। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस होता है कम, अगर एक तरफ है 100 और दूसरी तरफ है 0, तो वो उतना ही मुश्किल में पड़ जाएगा। एक तरफ से पहले हीट अप होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे हिस्से को वो वाइब्रेशन की सूरत में अपनी एनर्जी कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ फिर क्या होगा कि 100 से 50 या 1000 से 100 की तरफ दरमियान में फ़र्क क्या है कि इसका टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा था 50 और ई बॉडी का, और बी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है 900। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये जो बी बॉडी है, ये वाली बॉडी, यहाँ पर अच्छे तरीके से हीट फ्लो हो सकता है बिकॉज इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, उतना नहीं ज़्यादा है। तो एक सेकंड पॉइंट बल्कि थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो हमारे पास फ्लो ऑफ हीट जो होती है उतनी ही ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। अब 3 पॉइंट हमने पढ़े, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट था एरिया, अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर फ्लो ऑफ हीट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर 2 पॉइंट कौन सा था, फ्लो ऑफ हीट का लेंथ के साथ, अगर लेंथ को बढ़ा दे तो फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाती है,
कम हो जाती है, बिकॉज इन दोनों के दरमियान क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। और नंबर 3 पॉइंट कौन सा है जी, टेम्परेचर डिफरेंस का, कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास बढ़ा दिया जाए तो फ्लो ऑफ हीट उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। और टेम्परेचर डिफरेंस को मैंने लिखा T2 माइनस T1 और ओवर आज लिख दिया डेल्टा टी। डेल का जो ये साइन होता है ये शो करता है चेंज को, किसको शो करता है, चेंज को। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है, इसे मिटा देते हैं फिलहाल, सही है, ठीक है। इसको शो करता है ये डेल, ये शो करता है चेंज को। किसी भी चीज़ में चेंज को शो करने के लिए हम डेल का साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस है, तो यहाँ पर चेंजिंग टेम्परेचर किस तरह शो किया जाएगा, Q/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, इक्वल लिखा हुआ था, गलती से हो गया होगा। तो अब हमने तीनों पॉइंट क्लियर कर दी, ठीक है, तीनों रिलेशन हमने निकाल दिए हैं, नंबर 1 एरिया के साथ, लेंथ के साथ और टेम्परेचर के साथ। अब तीनों रिलेशंस को हम क्या कर देते हैं, तीनों रिलेशन को हम इकट्ठा करते, कंबाइन करते, फिर देखते हैं कि फार्मूला क्या निकलता है। थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास होती क्या है वो देखते हैं। सो मैं देखता हूँ कि एरिया अगर ऊपर है तो मैंने एरिया को क्या लिख दिया, ऊपर की तरफ, सही है, न्यूमरेटर में जिसे आप कहते हैं। अब टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ऊपर की तरफ है, डिवाइडेड बाय 1 है, यहाँ पर भी देखिए डिवाइडेड बाय 1 है, तो यहाँ पर मैंने टेम्परेचर डिफरेंस को क्या लिख दिया, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है लेंथ, या कोई भी आप इसको पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। तो लेंथ हमारे पास 1 के डिवीजन पे डिनोमिनेटर में पड़ा था, तो लेंथ को हमने कैसे लिखना चाहिए, डिनोमिनेटर में। तो हमने Q/T का एक साइन लगाकर हमने क्या कर दिया, इसे मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए, ठीक है। जिस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, सही। अब देखिए Q डिवाइडेड बाय T जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, या प्रोपोर्शनल था किसके, एरिया के। तो सबसे पहले अगर एरिया है तो मैंने एरिया लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेंथ है, तो इसकी डिवीजन में मैंने क्या लिख दी, लेंथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 1 के डिवीजन में पड़ी थी। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, तो साथ में मैं लिख देता हूँ T2 माइनस T1, और इसे गलती से भी प्लस माइनस में ना लिखिएगा, बच्चे गलती कर जाती है, इसे मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, या फिर आप ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। T2 माइनस T1। अब इन तीनों का हमने क्या कर दिया, इकट्ठा इन तीनों का रिलेशन बना दिया, लेंथ का भी, एरिया का भी और टेम्परेचर डिफरेंस का भी, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी रिमूव करते हैं तो इक्वल आता है, और इक्वल के साथ हमारे पास ये कॉन्स्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट आएगा उसे हम K से या लैम्डा से शो करेंगे। तो मैं यहाँ पर K से शो करता हूँ, K इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी Q/T इज इक्वल टू हो जाएगा इक्वल के साथ ये कॉन्स्टेंट, और बाकी इक्वेशन जो है, बाकी रिलेशन जो है वो एज इट इज T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय लेंथ, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय लेंथ। फिर यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला आ गया है, किस चीज़ का जी, हीट फ्लो का। अब हीट फ्लो के फार्मूला से ही हम थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अब जो K की वैल्यू होती है, असल में ये जो K है स्मान की, ठीक है, ये होता है हमारे पास थर्मल, ठीक है, तो कंडक्टिविटी, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, उसके लिए सॉरी, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो K की वैल्यू क्या है, कि असल में क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। और अगर K की वैल्यू को निकालना चाहें, इस फार्मूला से K की वैल्यू को निकालना चाहें, तो K की वैल्यू कैसे निकलेगी वो भी मैं बता देता हूँ। सिंपल है, आपने K को एक साइड पे रख देना है, ठीक है। अब Q/T तो पहले से मौजूद था, तो मैंने लिख दिया Q डिवाइडेड बाय T। अब इसको थोड़ा सा समझ लेना, ये लेंथ यहाँ पर डिवाइड हो रही थी, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, लेंथ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर वाली चीज़ इस तरफ आएंगी तो न्यूमिनेटर में, और न्यूमिनेटर वाली चीज़, न्यूमिनेटर वाले एलिमेंट जो इस तरफ आएंगे डिनोमिनेटर में, तो इसको लिखा जाएगा T2 माइनस T1, और सिंपल लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय T इंटू डेल्टा, या बिल्कुल यहाँ पर आप ना दे दैट, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, थर्मल
कंडक्टिविटी का। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्यू एल डिवाइडेड बाई ए टी टू डेल्टा टी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपको इससे पूछा जा सकता है कि थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है, उस पर एक डिटेल नोट लिखें। एक सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टेस्ट में भी, सही है। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल टू मटेरियल। ठीक है, मटेरियल चेंज होगा, ऑब्वियसली आपको पता है एक प्लास्टिक की थर्मल कंडक्टिविटी कभी भी किसी लोहे की थर्मल कंडक्टिविटी या आयरन या कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी की इक्वल नहीं हो सकती। तो आप इसका गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। साथ साथ मैंने एक छोटा सा मैंने बना दिया है, हमारे पास क्या है इसका, इसको आप टेबल कह सकते हैं। ठीक है, एक टेबल बना दिया है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों की सब्सटेंसेस की थर्मल कंडक्टिविटी मैंने शो की हुई है, जिसमें एयर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है जी 0.026 और इसका यूनिट क्या है वाट पर मीटर पर केल्विन। ये अभी मैं निशाना बताता हूँ कि किस तरह इसका यूनिट वाट पर मीटर पर केल्विन आता है। उसके बाद एल्यूमिनियम का क्या रहा है जी 245 वाट पर मीटर पर केल्विन। इसी तरह ब्रिक का क्या है 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन। और प्लास्टिक फोम का कितना होता है 0.03, जो कि काफ़ी कम है। उसका क्या है प्लास्टिक का 0.03 वाट पर मीटर पर केल्विन, जो इसका कंडक्टिविटी का ये थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर इसमें से कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताएं, कमेंट में मेंशन करें। मैं एक एक स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियरली तौर पे बता दूंगा। और अगर कोई भी वीडियो में आपको लगता है कि सर को इस तरह एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छा कर लेना चाहिए या किसी पॉइंट को ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेना चाहिए, तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी वो एक्सप्लेनेशन भी दूर करूँगा। साथ साथ मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर भी मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।